नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार भारत के हथकरघा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले और देश की समृद्ध बुनाई परंपराओं को बचाने और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए दिए जाएंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण 22 प्रतिष्ठित पुरस्कारों का वितरण होगा। इसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनाई, नवाचार, डिजाइन, विकास, विपणन पहल, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देंगे। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर देश भर में प्रदर्शनियां, डिजाइनर सम्मेलन, IIHT सम्मेलन और अन्य प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। देश के 35 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा क्षेत्र आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। एक संदेश में पीएम ने कहा कि बुनकरों और कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और समर्पण को भी सलाम। पीएम ने कहा कि पीढ़ियों से उन्होंने हमारी परंपराओं को संजोया और समृद्ध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगी। पीएम ने हैशटैग के साथ नेशनल हैंडलूम डे का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा हैंडलूम प्रोडक्ट्स और GRWM वीडियो शेयर करने की अपील भी की। इससे पहले कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि 7 अगस्त का दिन स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन देश की आजादी के संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन ने नई दिशा दी थी और लाखों लोगों के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे हैंडलूम से बने उत्पाद खरीदें, उनकी विविधता और गुणवत्ता को दुनिया के सामने लाएं और सोशल मीडिया पर हैंडलूम पर आधारित वीडियो साझा कर दूसरों को भी प्रेरित करें। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन आज। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। साथ ही शुक्रवार होने के कारण प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 सदन में लाया जाएगा। ये बिल राज्यसभा से पारित हो चुका है। ये विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद संजय झा मिथिला की संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन से संबंधित निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सांसद पी विल्सन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन से संबंधित निजी सदस्य विधेयक सदन के समक्ष रखेंगे। संसद में कल हंगामे के बीच लोकसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। वहीं राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को मंजूरी दी। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का 14वां दिन है। 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग भी की। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च करेगी। वहीं 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान भी किया गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के बारे में झारखंड सरकार 13 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो छात्रों के साथ भूख हड़ताल में भाग लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग से इतर ब्राजील के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान कृषि, ऊर्जा और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत ब्राजील व्यापार और निवेश साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हाशिम अली माहिर के साथ बैठक की। इस दौरान आर्थिक सहयोग बढ़ाने और साझा अवसरों का लाभ उठाने पर विचार विमर्श किया गया।
शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक का नेतृत्व करेंगे। इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इससे पहले ब्रिक्स शिक्षा कार्य समूह की बैठक में प्रतिनिधिमंडलों ने शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान प्रदान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणालियों के निर्माण पर जोर दिया। ब्रिक्स बैठकों में मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है। केंद्र सरकार ने कल उस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की जो गोवा की 40 सदस्यों वाली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण देता है। संसद से पहले पारित किए गए इस कानून के लागू होने के बाद गोवा विधानसभा में पहली बार आदिवासी उम्मीदवारों के लिए 4 सीटें आरक्षित होंगी। दिल्ली के 8वीं विधानसभा का छठा सत्र आज सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन में शुरू होगा। उपराज्यपाल के आदेश पर बुलाई गई इस 3 दिवसीय कार्यवाही के तहत सदन की बैठकें आज के अलावा 10 और 11 अगस्त को होंगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जरूरत पड़ने पर बैठक का समय बढ़ाया जा सकता है। इस बार विधानसभा की कार्यवाही में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए सभी नोटिस सेवा नेवा पोर्टल के माध्यम से दाखिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के युवाओं से किया संवाद। उन्होंने दिल्ली में हुए जेन जी आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली आंदोलन का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक तरीका विरोध भी है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के जरिए सहमति बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कल फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने क्षेत्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति भवन में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात 2004 बैच एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी वेणु बंसल को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। आदेश में उन्हें कोई नया प्रभार या पोस्टिंग नहीं दी गई है। ओडिशा सरकार दिल्ली में ओडिशा फूड प्रो 2026 का आयोजन कर रही है। इसका मकसद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में राज्य के निवेश के मौकों को देखना और इंडस्ट्री लीडर्स व निवेशकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडस्ट्री के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बिहार सरकार का खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला। खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और बिक्री में किसी भी तरह की अनियमितता अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर केवल खुदरा विक्रेताओं को नहीं बल्कि संबंधित थोक विक्रेताओं और उर्वरक कंपनियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। बिहार के सभी 38 जिलों के कृषि अधिकारियों को निर्देश जारी। 1 सप्ताह के भीतर सभी उर्वरक दुकानों का 100% निरीक्षण करने और नियमित जांच अभियान चलाने के दिए गए निर्देश। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द, कानूनी कार्रवाई भी तय। बिहार सरकार का कहना है कि फिलहाल राज्य में खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में राज्य का पहला फिश ब्रूड बैंक का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बने इस केंद्र में वैज्ञानिक तरीके से उच्च गुणवत्ता और रोग मुक्त मत्स्य बीज तैयार किए जाएंगे। फिश ब्रूड बैंक से बिहार के मछली पालकों को रोहू, कतला, मृगल समेत कई प्रजातियों का बेहतर बीज राज्य में ही उपलब्ध होगा और दूसरे राज्यों पर निर्भरता भी कम होगी। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बने हुए है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। वहीं 15 जिलों के प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,68,000 से ज्यादा हो गई है।
गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इसके बाद शिवसागर और जोरहाट सहित 15 जिले प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। असम के प्रभावित जिलों में 133 राहत शिविर और राहत सामग्री वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहां करीब 45,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केरलम में भारी बारिश का दौर जारी है। कासरगोड, कन्नूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलापुझा और पथानमथिट्टा जिलों में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। बाकी 7 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज उत्तरी केरलम में बहुत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी और भूस्खलन वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ने केरलम के तटीय इलाकों के लिए कलकुड्डल यानी ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो समुद्र किनारे ना जाएं और जरूरी सावधानी बरतें। महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया। उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और ये सम्मान पाने वाले वो पहले एशियाई बने। गृहमंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी। एक संदेश में उन्होंने लिखा है कि बाला प्रीतम के नाम से प्रसिद्ध गुरु हरकिशन जी ने ज्ञान, करुणा और सेवा भाव से समाज को समरसता का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं हमें सदैव जन कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के साहस, रणनीति और अदम्य पराक्रम की अनकही कहानी को पर्दे पर लेकर आई नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का प्रीमियर नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इस अवसर पर सीरीज के कलाकार, निर्माता, निर्देशक और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विशेष वीडियो संदेश भी कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए इस तरह की प्रस्तुतियों को नई पीढ़ी तक देश के सैन्य इतिहास को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ये सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई पर शुल्क लगाए जाने के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होता है, ग्राहकों पर नहीं। उन्होंने कहा कि इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में अधिक निवेश कर सकेंगी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मिशन के सभी अहम तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2026 में व्योम मित्र के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च होगा, जिसके बाद भारत अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की ओर कदम बढ़ाएगा।
7वें CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादक बनना चाहिए। मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। मजबूत सप्लाई चेन और तकनीकी नवाचार के दम पर भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव में निभा सकता है अहम भूमिका। केंद्रीय कैबिनेट ने असम में 8,970 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी तेजपुर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना को दी मंजूरी। 136 किलोमीटर लंबा यह हाईवे पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और यात्रा समय को लगभग आधा कर देगा। परियोजना में कई पुल, फ्लाईओवर, बाईपास और तेजपुर में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य बायोगैस उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। योजना के तहत CBG उत्पादन बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने, बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और किसानों को जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय का अवसर देने पर जोर दिया जाएगा। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपर लेयर NBFC की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें इस बार 17 कंपनियों को शामिल किया गया है। सूची में पहली बार REC, PFC और IRC को सूची में जगह मिली है, जबकि टाटा सन्स पर यथास्थिति बरकरार रखी गई है। अपर लेयर में शामिल कंपनियों पर RBI के सख्त नियामकीय नियम लागू होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग में नकली ब्रांडेड सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पुलिस और MCD से नो वेंडिंग जोन में वेंडिंग और नकली उत्पाद बेचने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डार्क पैटर्न्स के इस्तेमाल पर इंडिगो, ज़ेप्टो, फिजिक्स वाला, फर्स्ट क्राई और बुक माई शो समेत 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाया जुर्माना। CCPA ने कहा कि इन कंपनियों ने ग्राहकों को गुमराह करने वाले ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारत में जुलाई 2026 में वाहनों की रिटेल बिक्री 25.89% बढ़कर 25.91 लाख यूनिट से अधिक रही, जो जुलाई महीने का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फाडा के अनुसार दोपहिया यात्री वाहन, कमर्शियल वाहन, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर समेत सभी श्रेणियों में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई है। फोनपे ने अपने ऐप पर फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन सेवा की लॉन्च। अब यूजर्स ऐप के जरिए विभिन्न बैंकों और NBFC की FD की तुलना कर सीधे कर सकेंगे निवेश। फोनपे ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर 100 रुपए प्रतिदिन से शुरू होने वाली डेली RD सुविधा भी शुरू की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने आगे बताया कि अमेरिका रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए नए हथियार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है, जिनमें पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों के प्लांट भी शामिल हैं। यमन में बढ़ते होते हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। मारेब और हद्रमौत में सैन्य ठिकानों पर हमलों में 30 यमनी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने रूस और यूक्रेन के हालिया हमलों की निंदा करते हुए तत्काल युद्ध विराम और तनाव कम करने की अपील की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्रत्यर्पण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं अर्जेंटीना ने इक्वाडोर के आपराधिक संगठन चोनकिलर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। दोनों नेताओं ने संगठित अपराध और ड्रग तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मेक्सिको के गुरेरो राज्य के पूर्व गवर्नर एंजेल एगुइरे को 2014 में 43 छात्रों के लापता होने के चर्चित मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर सबूत मिटाने के आदेश देने और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई नए गवाहों के बयानों के आधार पर की गई। ये मामला मेक्सिको के सबसे बड़े मानवाधिकार मामलों में से एक माना जाता है।
वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने 7 महीने बाद विपक्ष के साथ औपचारिक वार्ता की शुरू। दोनों पक्ष राहत कार्यों, लोकतांत्रिक सुधारों, राजनीतिक अधिकारों और भविष्य में चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा को राज्य के मानसिक स्वास्थ्य फंड में $567 मिलियन जमा करने के आदेश दिए। अदालत का यह फैसला जूरी द्वारा कंपनी पर लगाए गए $375 मिलियन के जुर्माने के बाद आया। अदालत के अनुसार इस फंड का उपयोग मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके जारामाना में एक मिनी बस टैक्सी में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में वाहन में लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के कारण हुआ। अर्जेंटीना की राजधानी में भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादित सुधारों के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस भवन तक मार्च कर सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगन्नानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ ड्रॉ खेलकर प्रगन्नानंदा ने एक दौर शेष रहते ही टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। प्रगन्नानंदा ने पूरे टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। सिंदारोव से 1.5 अंक की बढ़त के साथ चैंपियन बने। ये प्रगन्नानंदा का पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स खिताब है। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगी। तन्वी का सामना अंतिम 8 में भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने दक्षिण कोरिया की किम मिनजी को 21-17, 21-6 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला T20 एशिया कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। सबसे सफल टीम भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी, जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से उसका बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 सितंबर को होगा। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस साल के अंत में भारतीय महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दोनों देशों के बीच एक टेस्ट और 3 एकदिवसीय मैच के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को भी शामिल किया गया है। एकमात्र टेस्ट मैच 9 से 12 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर के बीच 3 मैच की एकदिवसीय श्रृंखला आयोजित होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर ने महज 25 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लगातार चोटों और स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझने के बाद उन्होंने एक कठिन फैसला किया। भारत के सूरज कुमार चंद ने 2026 FISU विश्व यूनिवर्सिटी स्क्वॉश चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। उन्होंने रोमांचक फाइनल में हंगरी के बेनेडिक्ट ताकाच को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ब्राजील के स्टार विंगर विनीसियस जूनियर ने स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के साथ नया 6 साल का अनुबंध कर लिया है। इस नए करार के बाद 26 वर्षीय खिलाड़ी अब 30 जून 2032 तक रियल मैड्रिड में ही खेलते नजर आएंगे। विनीसियस ने क्लब के लिए 375 मैचों में 128 गोल किए हैं। उनकी मौजूदगी में रियल मैड्रिड ने 2 चैंपियंस लीग, 3 ला लीगा और 1 कोपा डेल रे का खिताब जीता है। रियल मैड्रिड ने आइवरी कोस्ट के 19 वर्षीय युवा फॉरवर्ड यान डियोमांडे को साइन किया है। डियोमांडे अगले 7 वर्षों तक स्पेनिश क्लब का हिस्सा रहेंगे। पोलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी श्वांतेक ने कनाडा ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल के चौथे दौर में जगह बना ली है। श्वांतेक ने तीसरे दौर में स्विट्जरलैंड के विक्टोरिया गोलोविच को एक तरफा मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराया। कनाडा ओपन में तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला की जीत का सिलसिला जारी है। पेगुला ने तीसरे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए कामिला राखिमोवा को सीधे सेटों में 6-4, 6-0 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश कर लिया।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।